लेक्चर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1। ऑलरेडी यूनिट 1 में शुरुआत में हमने देखा कि कोरिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि कोरिलेशन की मेथड्स कौन सी है। तो वापिस से थोड़ा छोटा माइनर रिमाइंडर दे दूं। कोरिलेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। उसके बाद देखा हमने मेथड्स। तो मेथड्स में हमने देखे थे 4 मेथड थी, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड एंड डेविएशन मेथड। तो स्कैटर डायग्राम में हमने देखा था कि जब तुम कोरिलेशन को ग्राफ पेपर में एक्सप्लेन करोगे दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। आज हम जाएंगे कार्ल पियर्सन पे। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा बताने जैसा एमसीक्यू के लिए मैं आपको टिक कराते जाऊंगा। सेकंड मेथड इन कोरिलेशन इज कार्ल पियर्सन मेथड। द कार्ल पियर्सन मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेथड का नाम कार्ल पियर्सन है। ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू, एक्स एंड वाई। The coefficient, coefficient એટલે સહસંબંધક, the coefficient is based on following assumption। ये आपने 12th कॉमर्स में नहीं पढ़ा था, तो ध्यान देना कि जो कार्ल पियर्सन की जो तुमने मेथड देखी थी, आर बराबर ये सूत्र, आर बराबर वो सूत्र, आर बराबर ये सूत्र, तो उसके कुछ एजम्पशन थे, कुछ धारणाएं थी। क्या एजम्पशन थे तो देखते हैं। नंबर 1, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप। सर लीनियर समझ में नहीं आया, कल का लेक्चर देखो कि x में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली y में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। तो कार्ल पियर्सन का एजम्पशन क्या बोलता है? देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल व्हिच मीन स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन इफ डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। तो कार्ल पियर्सन का पहला एजम्पशन ये बताता है कि आपके जो वेरिएबल है एक्स और वाई के, वो तुम्हारे लीनियर है। लीनियर का मतलब अगर एक में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली उसी तरह वाई में चेंज आएगा। पॉइंट नंबर 2, द टू वेरिएबल आर रिलेटेड। अब बेसिकली कोरिलेशन पढ़ ले तो दो वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। विच मीन्स वन इज इंडिपेंडेंट, अदर इज डिपेंडेंट। याद रखना कोरिलेशन के अंदर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं करता। जो दूसरा वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। एंड पॉइंट नंबर 3, a large number of independent causes are operating in both variable to produce normal distribution। इसी के ऊपर से तुम प्रामाण्य विचरण की कीमत ढूंढोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कीमत ढूंढोगे। जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा था एक्स और वाई, इसको बोलते हैं बाइवेरिएट टेबल विदाउट फ्रीक्वेंसी, जो आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा था। ये तो आपने पढ़ा था कि जब तुमको एक्स और वाई दिया जाता तो अपने यूवी के सूत्र से करते थे। तो ये टेबल को बोला जाता है बाइवेरिएट टेबल विदाउट फ्रीक्वेंसी। अंडरलाइन लिख लो, बाइवेरिएट टेबल विदाउट फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख देना 12th कॉमर्स, तो आपको पता चले कि 12वें में यहां तक हमने पढ़ा था। अब सेकंड टेबल आता है बाइवेरिएट टेबल विथ फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारे लिए नया है, विथ फ्रीक्वेंसी। विथ फ्रीक्वेंसी का मतलब जहां पे आपको आपका टेबल दिया जाएगा जिसमें आपको नंबर्स यानी एफ भी दिया जाएगा। 12वें में एफ नहीं होता था। इफ इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन द डेटा आर लार्ज, अगर तुम्हारे डेटा बहुत बड़ा है, दे मे बी समराइज इन द फॉर्म ऑफ टू वे टेबल। कितने वे टेबल? कोष्टक के फॉर्म में टू वे टेबल। फॉर ईच वेरिएबल द ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लास। यहाँ पे तुम क्या करोगे, टेबल को अलग अलग क्लास यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक्स में भी फ्रीक्वेंसी होगी। अपनी सिंपल लैंग्वेज में देखने जाओ तो बाइवेरिएट विथ फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्स के अंदर भी क्लास लेंथ होगा, वाई के अंदर भी क्लास लेंथ होगा। वो तुम्हारा टेबल बनेगा कुछ इस तरह, देखो
कि यहाँ पे भी क्लासेस हो गए, यहाँ पे भी क्लासेस हो गए। बेसिकली ये थियरी में नहीं है, इसके सम आते हैं, वो हम सम करेंगे तो आपको सही तरीके से मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? बाइवेरिएट तो याद रखना, कोरिलेशन में बाइवेरिएट टेबल दो प्रकार के होते हैं, विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड विथ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला में टोटली आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला में टोटली आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, मगर फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन ये लर्न करना जरूरी है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम ही होने वाली है इंटरनल, तो सम तो चांसेस नहीं है, मगर ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 100% आपको ये पूछाने की शक्यता हैगी। समझ में आया? तो क्या बताया जाता है, तो बोला है कि अगर आपका आर का आंसर कंप्लीटली +1 है, +1 का मतलब खाली 1 आता है, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लिख लो, बुक में लिखना हो तो, कि अगर आपका आंसर +1 आता है तो इसको बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका आर का आंसर -1 आता है तो इसको बोला जाएगा परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसको परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अगर तुम्हारा आर का आंसर, अगर तुम्हारा आर का आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, यानी +1 के बीच में, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको बोला जाएगा पॉजिटिव। याद रखना, कंप्लीट 1 आता है तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। अब 0 एंड 1 का मतलब, दाखला तरीके आपका जवाब आया 0.6, 0.5, 0.9, यानी प्लस में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। अगर आपका आंसर -1 से 0 में आ रहा है ना, -0.96, -0.86, -0.25, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। आप लोग फटाफट अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट पढ़ लो, अगर जिसने ना लिखा हो वो लोग की बात कर रहा हूं। क्लियर? उसके बाद आती है फॉर्मूला, ये तो मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा, उसकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एटले गुणधर्म। प्रॉपर्टीज एटले गुणधर्म। कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 प्रॉपर्टीज दी गई है, 3 प्रॉपर्टीज दी गई है, मगर इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो आप लोग बुक में लिखते जाना, बुक में लिखते जाना। पॉइंट नंबर 1, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंधक हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। पॉइंट नंबर 2, कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। याद रखना, ओरिजिन और स्केल दोनों दो इंडिपेंडेंट है, याद रखना, मोस्ट आईएमपी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, two independent variable are uncorrelated but converse is true, hence r is equal to 0 for independent variable। अगर आपके दोनों दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, अगर आपके दोनों दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो आपका आंसर 0 रहेगा, आपका आंसर 0 रहेगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? अब हम इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है मेरे क्लास का? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, आप लोग भी लिखते जाओ तो आपके लिए इजी रहेगा। आप लोग भी प्रॉपर्टीज लिखते जाओ तो आपके लिए इजी रहेगा। देखो मैं वापिस से सब प्रॉपर्टी लिखता हूँ। पहली, कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में रहेगा, -1 से +1 के बीच में रहेगा।
कोएफिशिएंट कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। लिखते जाओ आप लोग, ये एमसीक्यू में मोस्ट 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 आईएमपी है भाई। पॉइंट नंबर थ्री, आर एक्स वाई is always equal to r y x, r y x। समझ में आया? यानी एग्जाम्पल इसका मतलब बोलना क्या चाहा है कि सब सपोज सब में तुम x और y लिखते हो, तो उसके बदले तुम y x लिख के भी सॉल्व करोगे नहीं तो आपका जवाब सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं आर एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू आर वाई एक्स। क्लियर? उसके बाद ये एमसीक्यू में बहुत काम का है, ये एमसीक्यू में बहुत काम का है कि सपोज आपका x माइनस है, r माइनस एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आर एक्स वाई। ये 12वें धोरण के अंदर आप लोगों ने उदाहरण नंबर 21 में सीखा होगा, उदाहरण 21 में सीखा होगा। यानी अगर तुम्हारे x और y में एक की भी वैल्यू माइनस में है तो आपका r का आंसर भी माइनस ही आएगा, आपका r का आंसर भी माइनस ही आएगा। सिमिलरली अब देखो कि सपोज तुम्हारा x प्लस में है मगर आपका y माइनस में है, तो ये संजोगों में भी आपका आंसर r का किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये प्रॉपर्टी मटेरियल में नहीं है तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी लिख लेनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी आपको लिख लेनी पड़ेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन अवॉर्ड होता है। अब हम जाते प्रैक्टिकल पोर्शन का, मैं नेक्स्ट लेक्चर पूरा के पूरा अलग ही लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम थियरी देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए मेरे को मोबाइल में तुमको लेना पड़ेगा। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2, रेग्रेशन। इसी के अंदर यूनिट 1 में रेग्रेशन का मतलब नियत संबंध, बार कॉमर्स में આપણે ભણેલા છે। तो चलो देखते हैं रेग्रेशन क्या है। तो रेग्रेशन एनालिसिस इज द मैथमेटिकल मेजर, याद रखना कौन सा मेजर है? मैथमेटिकल मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। याद रखना कोरिलेशन में दो वेरिएबल थे, रेग्रेशन के अंदर क्या बोलते हैं? टू और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। रेग्रेशन के अंदर भी सेम चीज, दो वेरिएबल हो गए, एक होगा डिपेंडेंट दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। सर कैसे हुआ एक्सप्लेन करो, तो वहां पे हम ढूंढते थे 11 कॉमर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज थी, y ऑन x ऑन y नहीं x, बस अब तूने इतना ही पढ़ा था जिसको बोलते हैं y ऑन x। मगर 12th कॉमर्स के अंदर तुमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, मगर FY बीकॉम के अंदर आपको पूरा पढ़ना है, y ऑन x भी पढ़ना है, x ऑन y भी पढ़ना है। समझ में आया? आपको दोनों दो चीज पे स्टडी करना है क्योंकि रेग्रेशन लाइन एक नहीं होती, रेग्रेशन लाइन दो होती है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते जस्ट वेट फॉर 2 सेकंड। भाई ये लाइन जो पढ़ रहा है वो बंद कर दे वरना मैं बाहर निकाल दूंगा, ये जो लीटे पढ़ रहा है वो बंद कर दे मेहरबानी, वरना मुझे बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी। चलो अब रेग्रेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है पार्शियल रेग्रेशन। अब सिंपल रेग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको फक्त एक वैल्यू पे से दूसरी वैल्यू ढूंढना हो, यानी सिंपल दो वैल्यू को स्टडी करना है। देखो लिखा हुआ है, इट इज द टेक्निक फॉर एस्टिमेशन ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नॉन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक वैल्यू पे से दूसरी वैल्यू ढूंढना है तो उसको बोलते हैं सिंपल रेग्रेशन। अब आता है रेग्रेशन लाइन नियत संबंधी रेखा। तो याद रखना रेग्रेशन लाइन दो होती है, 12वें में तुमने एक ज पढ़ी थी। रेग्रेशन लाइन दो होती है, y ऑन x एंड x ऑन y। लिख लो, वी सेल हैव टू रेग्रेशन लाइन,
regression line x on y एंड रेग्रेशन लाइन y on x। ज्यादा कुछ काम का नहीं, जो बता रहा हूं वही चीजों पे आपको फोकस करना है, दूसरा कोई चीज की जरूरत नहीं, ये सब थियरी की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है फॉर्मूला, वो अपने इंशाल्लाह पक्का श्योरिटी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में रेग्रेशन लाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लियर, समझ में आया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेग्रेशन कोएफिशिएंट आईएमपी कर दो, आईएमपी कर दो। 100% आपको एग्जामिनेशन में रेग्रेशन कोएफिशिएंट अगर ऑफलाइन एग्जाम होगी फाइनल तो 100% ऑफलाइन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। थियरी के अंदर 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? तो इट गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वेर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान दो, पहले मैं दोनों का मीनिंग समझाऊं, बाद में मैं डेफिनेशन देता हूं। कि जब तुमने कोरिलेशन पढ़ा था तो कोरिलेशन में तुमने क्या पढ़ा था कि दो वैल्यू के बीच में आपने रिलेशनशिप ढूंढा, दो वैल्यू के बीच में आपने रिलेशनशिप ढूंढा, तो उसको बोला जाता था कोरिलेशन। रेग्रेशन कोएफिशिएंट क्या बोला जाता है कि अगर एक वैल्यू में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, बाहर में कॉमर्स का एग्जांपल लेता हूं, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9, एज ऑफ हस्बैंड इज गिवन, प्रिडिक्ट द एज ऑफ वाइफ। यानी हस्बैंड की एज आपको दी गई है, उसके ऊपर से आपको उसकी वाइफ की उम्र का तकाजा लगाना है। तो रेग्रेशन का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रखना, लिख लो एमसीक्यू में, रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला आ जाती है, वो तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब सेम चीज जैसी हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज देखी, गुणधर्म देखे, इसी तरह आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज भी लर्न करनी पड़ेगी। क्या बताया है तो समझो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन 100% एमसीक्यू में आएगा ऑफ बोथ रेग्रेशन लाइन। इसका मतलब क्या बताया है कि तुम रेग्रेशन लाइन कौन सी है, y ऑन x यानी बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, दोनों दो को मल्टीप्लाई करके रूट में डालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में डालोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर का होगा। अगेन बी वाई एक्स यानी वाई नी एक्स अने एक्स नी वाई बी एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम ज्योमेट्रिक मीन रूट में डालोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2, कोरिलेशन में क्या पढ़ा था कि कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में ही आएगा, मगर रेग्रेशन का एक फायदा क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि दो रेग्रेशन लाइन में से एक रेग्रेशन लाइन एक से बड़ी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। मैंने तो ऐसा देखा है जहां पे एक रेग्रेशन लाइन 28, ये भी मैंने देखी हुई है प्रैक्टिकल में। यानी दोनों दो 1 से बड़ी नहीं होगी, मगर दो में से एक रेग्रेशन लाइन 1 से बड़ी हो सकती है। अब थोड़ा तुमको बाउंस इसके लिए जा रहा है, दो बोल रहा हूं क्योंकि आपने 12th कॉमर्स में सिर्फ एक ज रेग्रेशन लाइन पढ़ी थी, वाई नी एक्स वाई ऑन एक्स। पर याद रखना रेग्रेशन लाइन अगेन बोलता हूं दो होती है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, साइन ऑफ बोथ रेग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सेम। कोएफिशिएंट यानी सहसंबंधक बोलो कि नियत संबंध बोलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब नियत संबंध रेखा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन का मतलब सहसंबंधक, दोनों दो की साइन तुम्हारी हमेशा सेम रहेगी, दोनों दो की साइन हमेशा सेम रहेगी। पॉइंट नंबर 4, ये भी 100% आएगा, लिख लियो। अरिथमेटिक मीन, मीन मीन्स एवरेज, अरिथमेटिक मीन of regression coefficient is greater than correlation coefficient। इसका मतलब क्या बताया कि कोरिलेशन हमेशा -1 से 1 में होता है,
मगर रेग्रेशन कोएफिशिएंट होगा ना, वो हमेशा कोरिलेशन से बड़ा ही होगा। दोनों दो रेग्रेशन कोरिलेशन से बड़े ही होंगे। सपोज तुम्हारा कोरिलेशन 0.90 है तो रेग्रेशन 0.90 से बड़ा ही होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, regression coefficient are independent of origin but not of scale। यहाँ पे डिफरेंस बना। कोरिलेशन में मैंने क्या बताया कि कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि कोरिलेशन ओरिजिन और स्केल दोनों दो इंडिपेंडेंट है, मगर रेग्रेशन के अंदर खाली ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, स्केल डिपेंडेंट है। क्लियर। स्क्रीनशॉट पढ़ लो आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट का। जिसने लिख लिया हो वेल एंड बेस्ट, जिसने लिख लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लिखेला होगा तो आपको इजी रहेगा, समझने में मजा भी आएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है। डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, निश्चयतानुआंक आर स्क्वेयर। 12th कॉमर्स में आपने पढ़ा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, निश्चयतानुआंक, जिसको अपने आर स्क्वेयर बोलते हैं। मोस्ट टाइम भी है, क्योंकि 12वें में तो आपने एक चीज सीखी थी, आर स्क्वेयर बोला हो तो सॉल्व करना को, मगर क्यों सॉल्व करते हैं सर ये नहीं मालूम, कहाँ काम आता है सर ये नहीं मालूम। इतना बोला था डिटर्मिनेशन करो तो हमने आर स्क्वेयर कर दिया 12वें में प्रैक्टिस में, अपन क्यों करते नहीं मालूम। चलो देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज यूजफुल टू मेजर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मींस निश्चयता बराबर प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेंथ ताकत ऑफ द रिलेशनशिप। दिस इज डन बाय कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वेयर। In other words, the coefficient of determination, underline लिख लो, the coefficient of determination give the ratio of the explained variance to the total variance। variance का मतलब s square। the coefficient of determination is the square of coefficient of correlation, is the square of coefficient of correlation। यानी इसको करने की दो मेथड थी कि तुमको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला है तो क्या करो, सहसंबंधक का स्क्वायर कर दो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका आया 0.8, कितना आया 0.8, तो आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना होगा, तो भाई 0.8 का स्क्वायर कर दो 0.64, चेक कर सकते हो आप लोग, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। यानी कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये कहां पे काम आता है, कहां पे काम आता है, तो ध्यान देना। दिस इज ट्रू, एमसीक्यू में आएगा आएगा ना आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ट्रू फॉर मॉडल विथ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके दोनों दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हेल्पफुल नहीं होगा। ये तुम एमसीक्यू में पूछ सकते हो। देखो जवाब, एग्जांपल देखो क्या बताना चाहता है कि सपोज आपका जवाब आया 0.6483 आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट का जवाब क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का 0.6483। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दाखले के अंदर 64.83% का एक्सप्लेनेशन सही है, बाकी के जो 35.17 सर ये कहां से आए, तो भाई 100 में से 64.83 माइनस कर दो तो ये 35.70 है, ये अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रुकावट है। यानी आर स्क्वायर आपको ये बता देगा, वापिस रिपीट करता हूं, आर स्क्वायर आपको ये बता देगा कि कितने वेरिएबल ऐसे हैं जो एक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितने वेरिएबल ऐसे हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में आगे स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो ये आईएमपी आंसर है। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, सहसंबंधक और नियत संबंध में तफावत क्या है। तो देखो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन है जे, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा अवलोकन के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना, उसको बोला जाता है कोरिलेशन। नहीं रेग्रेशन क्या है, तो अब भी देखा
कि रेगुलेशन एक तुम्हारा मैथमेटिकल मेजर है, मैथमेटिकल मेजर है, मेरे एरो पे ध्यान देना, मैथमेटिकल मेजर है जो आपको रिलेशनशिप फाइंड करने में मदद करता है। मैथमेटिकल मेजर है, ये एक मैथमेटिकल मेजर है। क्लियर? डिफरेंस नंबर 2, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। जैसे मैंने बताया था कि आर एक्स वाई लिखो कि आर वाई एक्स लिखो, दोनों दो से करोगे तो आपका जवाब सेम आएगा। कैसा आएगा? सेम आएगा। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाता है। सिमेट्रिक, गुजराती मीडियम, सिमेट्रिक એટલે સમમીન, सिमेट्रिक એટલે सममीन, यानी जितना आर एक्स वाई में जवाब आया उतना ही जवाब आर वाई एक्स में आएगा। सिमेट्रिक એટલે सममित वितरण, पढ़ा होगा 12वीं में 11वीं में सममित वर्ग। तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या बताता है कि तुम आर एक्स वाई करो कि आर वाई एक्स करो, दोनों का जवाब सेम आएगा। मगर रेगुलेशन में तुम वाई नी एक्स बी वाई एक्स करो, ने एक्स नी वाई बी एक्स वाई करो, तो दोनों का जवाब कभी भी सेम नहीं आएगा। देख लो, बी वाई एक्स इज नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई, इज नॉट इक्वल टू बी एक्स वाई। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, कोरिलेशन नीड नॉट इंप्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन में कंप्लीट इफेक्ट और रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आगे ही बताया। मगर रेगुलेशन के अंदर आपको कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि कॉमन एक वैल्यू दी होगी कि हस्बैंड की एज आपको पता है, वाइफ की एज ढूंढो, डिमांड इतनी है प्राइस ढूंढो, बरसात इतना हुआ है प्रोडक्शन ढूंढो, प्रॉफिट इतना हुआ है सेल्स ढूंढो। तो रेगुलेशन के अंदर से एक वैल्यू से आप दूसरी वैल्यू ढूंढ सकते हो। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, ये एमसीक्यू में 100% मिलेगा कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन रिलेटिव मेजर है। कौन सा मेजर है? रिलेटिव मेजर है। एमसीक्यू में 100% आएगा, 1-2% नहीं, 100%। बट रेगुलेशन इज एब्सोल्यूट मेजर। एमसीक्यू में 100% आएगा, लिख लेना भाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए रिलेटिव मेजर, रेगुलेशन कोएफिशिएंट इज ए एब्सोल्यूट मेजर। पॉइंट नंबर 5 काम का नहीं है, पॉइंट नंबर 5 काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 6, कोरिलेशन is confirmed only to study the relationship between variable, therefore it has limited application। यानी तुम ऐसा बोल सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्कोप, विस्तार लिमिटेड है, छोटा है, लिमिटेड है। मगर रेग्रेशन एनालिसिस तुम और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे टाइम सीरीज के अंदर लीनियर। देखो ऑलरेडी मैंने बताया था कोरिलेशन खाली लीनियर रिलेशनशिप समझेगा, यानी एक में चेंज आया तो। मगर रेगुलेशन दोनों दो रिलेशनशिप समझता है, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। तो रेगुलेशन का स्कोप तुम्हारा बड़ा है। यहाँ पे देख लो, हमारा थियरी का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीटली कवर होता है। अब जो बाकी रहता है वो हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन ही है, वो अब हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन ही बाकी रहता है। क्लियर?